रहा है कि एक तरफ आरजेडी बाबा साहब का अपमान, लगातार ये बात कर रहे हैं कि आरजेडी के जरिए कैसे बाबा साहब का अपमान किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का सबसे ज्यादा सम्मान करती है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी बाबा साहब को अपने दिल में रखते हैं। क्या इन दोनों बातों की वास्तविकता है, समझने की जरूरत है कि एक तरफ आरजेडी लगातार सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन जिस तरीके से जमीनी स्तर पर बाबा साहब की विचारधारा को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने की बात हो तो आरजेडी के विचारधारा में वो पूरी तरह देखने को नहीं मिलता। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अपने आप को बाबा साहब का सबसे बड़ा अनुयायी साबित करने में लगे हुए हैं। ये बात बहुत पुरानी नहीं, आप भली बात ही जानते हैं कि संसद में किस तरीके से अमित शाह के जरिए देश के गृह मंत्री ने अंबेडकर 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 इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर कर बाबा साहब को और बाबा साहब के मानने वाले तमाम उन लोगों को अपमानित करने का काम किया। और ये बात जिस तरीके से गृह मंत्री के जरिए कही गई थी, ये सिर्फ और सिर्फ मन से कही गई बातें नहीं थी, तो लिखित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जरिए ये बात उन्होंने अपने स्क्रिप्ट के नजरिए से पढ़कर कही थी। तो जहां पर इस पूरे के पूरे मसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द तक नहीं बोला। अगर बाबा साहब का अपमान इतना ही नरेंद्र मोदी इन्हें खलता है, इन्हें इस बात का दुख होता है, तो जिस तरीके से लालू यादव पर तीखा निशाना उन्होंने बोला है, उसी मुताबिक अमित शाह के माध्यम से किए गए बाबा साहब के अपमान पर आके प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप रहे। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दोहरे चरित्र और दोगली मानसिकता का परिचय आज फिर एक बार बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। इसके साथ साथ अगली खबर से आपको रूबरू करवाऊंगा, जो कि इस वक्त लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस मुताबिक प्रत्येक स्तर पर अपने संगठन को मजबूती देने के लिए हर एक स्तर पर नजर आ रही है, और इतना ही नहीं तो जिसका प्रभाव तमाम राजनीतिक पार्टियों पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ा असर इस मुताबिक देखने को मिला कि मैनपुरी में जो समाजवादी पार्टी के नेता है डॉक्टर उपेंद्र पाल, ये बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। डॉक्टर उपेंद्र पाल इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती के दिशा निर्देश इनके माध्यम से चलाए गए संगठन को लेकर अपना विश्वास जताते हुए बहुजन समाज पार्टी की नीति नियमों में आस्था रखते हुए आज हाथी की सवारी करना शुरू कर दी है। तो डॉक्टर उपेंद्र पाल इनके जरिए लिया गया फैसला समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। इसके साथ साथ बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की जो सदस्यता इन्हें दिलवाई है। यहां तक के साथ साथ आपको बता दें कि आजा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक मामला साझा किया है, जिसमें उन्होंने ये बात साझा की है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार गुंडाराज जंगलराज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यहाँ तक के बात सीमित नहीं रखती तो तमाम तरीके का भ्रष्टाचार भी समय के मुताबिक रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें उन्होंने इस बात की गहरी चिंता जताई है और इस बात को लेकर आक्रोशित होने को लेकर कहा है कि लखनऊ में जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके मुताबिक आधिकारिक वेबसाइट पर लखनऊ के तमाम बहुजन समाज के जो जुड़े ऐतिहासिक स्थल है और सांस्कृतिक स्मारक है, उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। अंबेडकर पार्क से लेकर तो तमाम तरीके की ऐतिहासिक विरासत, खासतौर पर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जो तैयार किया गया है, उस पर शासन और प्रशासन का जो निग्लिजियंस है, जो नजरअंदाजी है, वो खासतौर पर देखने को मिलती है जब भी आप तमाम इन स्मारक स्थलों पर जाएंगे। इसकी समय के चलते होती हुई खस्ता हालत ये बताती है कि जातिवादी मनुवादी संकीर्ण मानसिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इन तमाम स्मारकों के मद्देनजर रखते हुए लगातार बड़े पैमाने पर पैसे को इकट्ठा करने का काम करती है, जो पर्यटन वहां पर आते हैं, लेकिन इसी आधार पर उसका रखरखाव करने की जो आवश्यकता है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। इस पर आपत्ति जताने का काम चंद्रशेखर आजाद इनके जरिए किया गया है और इस मसले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर संज्ञान ले, इसको लेकर भी उन्होंने बड़ी अपील की है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इनके माध्यम से जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों के आधार पर 6 बजे के बाद वोटिंग खत्म होने के बाद जो तकरीबन 76 लाख वोट पड़े हैं,
इसके ऊपर उन्होंने जो याचिका दर्ज की और लगातार इसको लेकर जो लड़ाई लड़ रहे उस पर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद डाले गए तकरीबन 76 लाख वोटों का जो रिकॉर्ड है वो भारत निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यह आरटीआई से भी पता चला है और इसी मामले को मैं माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में भी लड़ रहा हूं। आगे प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि राहुल गांधी और शरद पवार तथ्य पर लगातार चुप्पी बनाए हुए, आखिर ये चुप्पी क्यों, और इसे मीडिया को दोनों से पूछना चाहिए। इतना ही नहीं तो देखना यह भी होगा कि दोनों किसके साथ बैठे हैं, दोनों की चुप्पी का आखिर कारण समझना होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के माध्यम से और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जरिए राहुल गांधी और शरद पवार इनके माध्यम से इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आए परिणामों को लेकर और 76 लाख जो वोट है, जो इस वोटों के ऊपर लगातार संशय खड़ा किया जा रहा है, इस पर किसी भी तरीके का सवाल न राहुल गांधी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही शरद पवार। इनकी चुप्पी लगातार बनी हुई। इसके साथ साथ बता दें कि नेहा सिंह राठौर इनके जरिए एक बड़ा सवाल फिर एक बार खड़ा किया गया है। उन्होंने अमित शाह के मुताबिक जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं इस देश में जल्दी ही शर्मिंदा होंगे, उन्होंने बात कही है। आखिर इसकी रिपोर्ट भी उन्होंने साझा की है कि उनकी जो सरकार के मंत्री है अपने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की पढ़ाई प्रेफर कर रहे हैं और इस क्रोनोलॉजी पर किसी को कुछ कहना है, पूरी बेहयाई से सरकार चलाई जा रही है। तो आप खास तौर पर देख रहे हैं कि तमाम तरीके के जो मंत्री है, जो प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में है, वो तमाम मंत्री अपने बच्चों को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे पहले प्रेफर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब भारत की बात आती है तो लगातार विश्वविद्यालय को स्तर समय के चलते अब गिरता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं तो ये भी देखने को मिलता है कि धर्म के नाम पर बड़े पैमाने पर पाया जाने वाला ओबीसी तबका, इसको शिक्षा से लगातार वंचित करने की अनेकों प्रकार की योजनाएं भी भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार चलाते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन बात जब अपने बच्चों की आती है तो उनके लिए हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा प्रेफरेंस अब मोदी गवर्नमेंट के तमाम मंत्री उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बता दें कि समाजवादी पार्टी के जरिए फिर एक बार एक ऐसा सवाल जो इस वक्त लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियों बनाए हुए है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो शिक्षा व्यवस्था समय के चलते और ज्यादा खस्ता हुआ नजर आ रही है, ऐसे मामले पर सही मायने में संज्ञान न लेते हुए या फिर आखिर तमाम विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को स्कूलों में प्रवेश लेने की तादाद, उसकी वृद्धि कैसे हो, इस पर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं। लेकिन दूसरी तरफ स्कूलों को बंद करने पर बड़े पैमाने पर लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, जिस पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि स्कूल मर्जर सोची समझी रणनीति है जिससे गरीबों की शिक्षा दूर कर सके। तो आप समझ पा रहे हैं कि स्कूलों को बंद कर जो स्कूलें हैं उन तमाम स्कूलों को बंद करके फिर एक बार वही फैसला जो कि स्कूल को मर्ज करने वाला। तो आप समझ पा रहे हैं कि जहां पर आसपास के 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर 2 से 3 स्कूलें हैं, उन 2 से 3 स्कूलों में से तकरीबन 1 से 2 स्कूलें खुली रहने की बात लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में चला रही है। और ये जो आंकड़ा है ये बड़ा आंकड़ा है, जिसके कारण तमाम शिक्षण संगठन जो है, जो शिक्षण संगठन है, जो तमाम टीचर्स है, इनके जो संगठन है वो इस वक्त आंदोलित है और इस मसले को लेकर लगातार उनका जो प्रतिक्रिया भी देखी जा रही है विरोधाभास वाली भूमिका में दिखाई पड़ रहा है। तो एक तरफ जहां पर रोजगार की बात आती है तो वहां पर नए रोजगार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, उनके तमाम बड़े नेता कहते हैं कि हम पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है, पंचर बनाना भी एक रोजगार है, इसे भी आप रोजगार मानिए। और नई शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के नजरिए से हर एक दिन एम्स और आईआईटीज भारत के अंदर खुल रहे हैं। लेकिन सच्चाई जब देखी जाए तो ये देखने को मिलता है कि जो प्राइमरी स्कूल्स है उन तमाम स्कूलों को भी लगातार बंद करने का सिलसिला है। और अगर सरकारी स्कूलों की बात करेंगे तो इन तमाम सरकारी स्कूलों में आखिर किसके बच्चे पढ़ते हैं? इस देश के बहुजन समाज के, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के ही जो बच्चे हैं बड़े पैमाने पर इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और अगर सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को शिक्षा से वंचित रखने का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है
या फिर इनकी सोची समझी जो साजिश है इसको एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और वही बीजेपी करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को लेबर और मजदूर बनाने की मानसिकता की ओर ही धकेलना चाहती है और यही उनकी मंशा, यही उनकी रणनीति नजर आती है। तमाम खबरों को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।